हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं यहां पर आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, 12th क्लास के सेकेंड यूनिट सोल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हमने उनकी थ्योरी की है। साथ के साथ जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर करते रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2002 से लेकर 2019 तक आईआईटी जे मेंस के अंदर आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करवाएं, जो 2002 से लेकर 2019 तक आपके सामने आए हैं या फिर क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए रहेगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी आने वाले जो टाइम पर मानते हैं पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, परंतु एग्जाम जब भी होगा तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन जो है, the freezing point of an aqueous solution is minus 1.86 degree Celsius. Elevation in boiling point of same solution is, where Kb की जो वैल्यू दी है वो 0.512 डिग्री सेल्सियस दिया है, और जो Kf है उसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 1.86। फाइंड इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज यहां पर निकालना होगा। तो देखो दिया गया है, देखो एक बार आपने कुछ नहीं, आपको एक सोल्यूशन दे दिया, दो सोल्यूशन दे दिए, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन मतलब बिल्कुल सेम है, और उसके बाद एक उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना दिया है, -0.86 डिग्री सेल्सियस, और आपने उसी सोल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अगर केबी की वैल्यू ये है और केएफ की वैल्यू ये है, तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ किसके बराबर था, ये केएफ इंटू एम के इक्वल था। ओके, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये किसके बराबर था, ये इक्वल था केबी इंटू एम के इक्वल था। बट मोलैलिटी जो है दोनों की क्या है, सेम है, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एक दूसरे से क्या कर लेंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, देखो डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाय के बी। डेल्टा टीएफ कितना दिया है, ये दिया गया है 0.186 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी आपने निकालना है, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितना दिया है 1.86, और केबी की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0.512। ठीक है, तो यहां से आपने डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी होगी, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हम यहां से लिख लेते हैं कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, डेल्टा टीबी यहां पर इक्वल हो जाता है 0.512 इंटू 0.186 डिवाइड बाय 1.86। क्लियर है ना। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या बचा, हमारे पास बच जाता है 0.0512, ये हो जाता है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कुछ भी नहीं था। जो क्वेश्चन आपको, जो न्यूमेरिकल पोर्शन यहां पर आप देखोगे, वो सारा का सारा आप एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं फील करोगे कि जो कि आपको वीडियो के अंदर नहीं करवाया गया। ओके, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2002 के अंदर आया था। इसने क्या था, दो सोल्यूशन दे रखे थे, एक का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना था, जहां पर सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी, सेम ही थी। ठीक है ना। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। सेकंड आपके पास है, इन मिक्सचर A and B
component show negative deviation as ऑप्शन ए है इसके अंदर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी कहता है यहां पर ये डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। ऑप्शन सी के अंदर कहता है ए बी इंटरेक्शन weak than AA and BB। और ऑप्शन डी के अंदर कहता है ये AB इंटरेक्शन ग्रेटर देन AA एंड BB। देखो अगर कोई भी ये कहता कि एक मिक्सर जिसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट मिला रखे हैं तो वो जो मिक्सर है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। किस कंडीशन के ऊपर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगी, नहीं। डेल्टा एच लेस देन 0 हो सकती है, ऐसा भी नहीं कंपलसरी। के अंदर क्या कहता है देखो ए बी का इंटरेक्शन वीक है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। अगर वीक इंटरेक्शन है तो इसका मतलब कैसे शो करेगा वो? अगर ए बी का इंटरेक्शन वीक होगा तो क्या करेगा ये? अगर ए बी का इंटरेक्शन वीक है तो कैसे शो करेगा ये? इसकी पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद अगर ए बी का इंटरेक्शन ए और बी का इंटरेक्शन ए और बी से ज्यादा है, इसका मतलब कि इसके अंदर वेपर प्रेशर ए बी का क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर वेपर प्रेशर ए बी का कम रहेगा तो कैसी डेविएशन देगा ये? आपका नेगेटिव डेविएशन, जो कि आपका ऑप्शन डी यहां पर ठीक है। ओके, देखो लिक्विड ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे कब? ऑप्शन ए के अंदर बोलता है ये कि अगर उनके बीच की एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या हो? 0 हो। ऑप्शन बी के अंदर क्या कहता है ये? ऑप्शन बी के अंदर कहता है द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज 0। ऑप्शन सी के अंदर बोलता है ये the free energy as well as entropy of mixing is 0। और ऑप्शन डी के अंदर कहता है ये the enthalpy of mixing is 0। तो देखो कोई भी ए और बी दोनों आइडियल सॉल्यूशन कब बनाएंगे? अब ए और बी आइडियल सॉल्यूशन कब बनाते थे? हमने ये चीज पढ़ी थी कि आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा कि जब क्या फॉलो करेगा? वो राउट लॉ को फॉलो करता है। और राउट लॉ को फॉलो कैसे करता है वो? वहां पर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये क्या हो? 0 होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या रहेगा? यहां पर 0 रहेगा। मतलब कि ना तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होगा, ना ही उसमें से किसी प्रकार की हीट ना रिलीज होगी, ना ही वो हीट को गेन करेगा। तो देखो एंट्रोपी 0 हो, नहीं हो सकता। फ्री एनर्जी 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो ऑप्शन सी भी क्या होगा? इसके अंदर गलत होगा। ऑप्शन डी
एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, मतलब कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, जो कि हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना ये? तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, in a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX, the degree of dissociation is 0.3. Taking Kf for water 1.85, the freezing point of solution is, the freezing point of solution is। तो देखो एक 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन है जो कि एक वीक एसिड आपने उसके अंदर डाल रखा था, ठीक है, और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है, 0.3 दिया है। अगर केएफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.85 है, तो आपने फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर इसका निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज किया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटो फैक्टर की बात ये करता है। एक वीक एसिड है HX, डिसोसिएट तो होगा, किसमें डिसोसिएट होगा ये आपका, ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होगा, बट जितना डिसोसिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव के अंदर ये डिसोसिएट होता है। अगर मैं यहां से देखो, मैंने कल बताया था आपको, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है, वो होता है I-1 डिवाइड बाई N-1, ठीक है। ये हम पिछली जो लास्ट की जो वीडियो जो थी आपकी उसके अंदर हम कर चुके हैं। यहां से आपने I की वैल्यू निकालनी होगी। अब I की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, अल्फा की वैल्यू 0.3 दिया है। I-1 N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू होती है कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कितने पार्ट के अंदर आयोनाइज होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट आपके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो N की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 1, ठीक है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से I की वैल्यू आ जाती है आपकी I-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0.3 के इक्वल हो गया। तो I की वैल्यू कितना हुआ, I यहां से कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 1, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 1.3 के इक्वल हो जाता है। अब आपने क्या निकालना है, यहां से निकालना है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम डेल्टा TF निकाल देंगे। डेल्टा TF वाटो फैक्टर के अकॉर्डिंग जो इंप्रूव जो वर्जन जो था वो क्या था, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, I की वैल्यू कितनी 1.3 है, इंटू KF की वैल्यू कितना है 1.85 आया है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, ये 0.2 दे दिया, ठीक है। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाती है यहां से आपकी 0.48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0.48 डिग्री सेल्सियस। निकालना है क्या यहाँ पर, आपने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है इसका। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हुआ है, तो 0 से डिप्रेस कितना हो गया 0.48 डिप्रेस हुआ, तो कितना है आपका एक्चुअल का जो फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है -0.480 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। इसी तरह के अगर क्वेश्चन आपके आते हैं, मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपने अल्फा में से यहां से I की वैल्यू को पहले निकालना होगा। उस I की वैल्यू को आप यहां पर पुट करो, वहां से आपके क्या जाता है, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और फिर वहां से आपके क्या निकाल दोगे इसका। अगर ओनली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछते तो बात यहां पर खत्म हो जाती, बट इसने पूछा कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। तो 0 में से कितना डिप्रेस हुआ 0.48 डिप्रेस हुआ, तो एक्चुअल में कितना आ गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.480 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द स्ट्रक्चरल आइसोमर C2H5OH and CH3OCH3 would be expected to have the same value। ऑप्शन ए के अंदर बोलता है ये बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा इनका। ऑप्शन बी के अंदर बोलता है ये वेपर प्रेशर सेम होगा। ऑप्शन सी के अंदर बोलता है ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ऑप्शन डी के अंदर बोलता है गैसियस डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, गैसीय डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर। तो दो आइसोमर दिए हैं, तो इसमें से आपने ये बताना होगा कि इसमें से क्या इनका सेम, किस चीज की वैल्यू सेम यहां पर हो सकती है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये तीनों जो होती है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों डिपेंड करती हैं इंटरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? इंटरेक्शन के ऊपर। अगर ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनका रिजल्ट कुछ होता है। अगर इंटरेक्शन कम होगा तो फिर कुछ होगा। इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि C2H5OH, इसके अंदर तो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके अंदर तो। और क्या हो गया आपके पास? मिथॉक्सीमीथेन है। अब मिथॉक्सीमीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो क्या होगा? इनका दोनों का डिफरेंट होगा। बट गैसियस डेंसिटी जो होगी वो दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या होगा? गैसियस डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ये किसी प्रकार के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following pair show the positive deviation from राउट लॉ? पेयर ए है वाटर और नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है बेंजीन और मिथेनॉल, ऑप्शन सी है यहां पर वाटर और HCl, और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा पेयर जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये किया था कि कौन सा जो सॉल्यूशन होता है, कौन सा पेयर जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और कौन सा नहीं करता। आप 1 मिनट करो, 2 मिनट के लिए ट्राई करो इसको, तब तक हम मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला देते हैं। हाँ, तो देखो
पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ए और बी को मिक्स करते हो, मिक्सर के बाद आपको क्या मिलता है, ए बी मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा कि जो रिजल्टेंट आपको बाद में मिलता है, मिक्सर होने के बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलता है कि इनका वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो। तो अब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, इनका वेपर प्रेशर उसी टाइम पर ज्यादा हो सकता है अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो एज कंपेयर टू ए और बी। अब अगर ए और बी के कंपेरेटिवली इनके बीच में इंटरेक्शन ना ही हो तो क्या होगा, ये इजीली वेपर के अंदर चेंज हो सकते हैं और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो कैसी डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां से देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या कहता है ये कि वाटर और नाइट्रिक एसिड का मिक्सर। अब वाटर और नाइट्रिक एसिड इन दोनों बीच में तो इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। वाटर और HCl इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट बेंजीन और मिथेनॉल यहां पर किसी तरह का कोई इंटरेक्शन यहां पर नहीं होता, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन जो है, इन दोनों बीच का इंटरेक्शन क्या है, कम है। इसलिए ये कैसी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये आपको कैसी डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्लियर। तो आइडियल और नॉन आइडियल की जो वीडियो हमने करवाई थी उसके अंदर जितने भी एग्जांपल हमने आपको करवाए थे वो सभी एग्जांपल आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बेंजीन and toluene form nearly ideal solution at 20 degrees Celsius the vapor pressure of benzene is 75 torr and that of toluene is 22 torr। torr ये प्रेशर की यूनिट है यहां पर। द पार्शियल वेपर pressure of benzene at 20 degrees Celsius for a solution containing 78 gram of benzene and 46 ग्राम ऑफ टोल्यूम। क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है बट क्वेश्चन काफी आसान है ये, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। देखो क्या कहता है ये कि बेंजीन और टोल्यून का एक मिक्सचर है जो कि लगभग क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। उसके बाद कहता है कि प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर कितना, वो 75 टोर है। प्योर टोल्यून का वेपर प्रेशर कितना है, 22 टोर है। उसके बाद आपने बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है अगर सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट हो, 78 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट हो और 46 ग्राम क्या प्रेजेंट हो, यहां पर टोल्यूइन प्रेजेंट हो। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा किसके, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इनटू में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्लियर है ना। अब देखो ये तो आपके पास दे रखा है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर यहां पर दे रखा है, निकालना क्या पड़ेगा आपको, वेपर पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालो, पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन जो कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 78।
मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है इसका 70-80 होता है, तो कितना आया 1। उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ टोल्यून, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोल्यून, टोल्यून का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, गिवन मास कितना इसका 46। टोल्यून कितना, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला है C6H5CH3, ये होता है ना। तो कितना हुआ देखो, 12×6 = 72 +12 और +5 और 3 8, 8 और 10 और 2 12, 1 92। तो ये कितना आपका 92, कितना आया 1/2 आ जाता है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसके बराबर क्या जाता है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाता है आपका। क्लियर है ना ये। तो कितना आ जाता है, अब ये देखो 1/, ये आपका हो गया 3/2, तो कितना हो गया आपका 2/3, कितना हो गया ये 2/3, यहां से आ जाता है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो निकालो टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन, टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन किसका कहेगा, टोटल बेंजीन का, प्योर बेंजीन का कितना प्रेशर है 75 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 2/3, तो 25 रह गया, तो कितना आ गया ये 52। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। क्लियर है, नोट करो इसको एक बार। कुछ नहीं था, देखो प्योर बेंजीन और प्योर टोल्यून का यहाँ पर वेपर प्रेशर दे दिया, आपने पार्शियल प्रेशर निकालना था, दोनों की यहाँ पर अमाउंट दे दी। हमने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, फिर इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, यहां से क्या जाता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आई होप आपको अब तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हुई होगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, साथ के साथ करते जाओ, वीडियो को पॉज कर दिया करो और फिर आप उस क्वेश्चन करने के बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर को मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ water the vapor pressure of water for this solution at 100 degree Celsius is। तो देखो 18 ग्राम ग्लूकोज को आप 178.2 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो फिर आपने निकालना कि वाटर का वेपर प्रेशर क्या हुआ। ठीक है, अब वाटर का वेपर प्रेशर नहीं निकालना, आपने तो क्या निकालना होगा ऐसे टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल वेपर प्रेशर ही निकाल दोगे आप यहां से, तो किसके बराबर होगा वो, ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसके इक्वल होगा आपका। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर बॉयल करें कहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा तो वहां पर इसके वेपर का प्रेशर कितना होगा 76 mm। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन आपने निकालना होगा यहां से, तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल आप निकालोगे। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है 18,
ग्लूकोज का मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, ये होता है 180 के इक्वल। 180 तो कितना आ गया, 0.1 के इक्वल आ गया नंबर ऑफ मोल। उसके बाद मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये किसके इक्वल होगा, अभी किसके इक्वल होगा, देखो जितना भी टोटल ये होता है ना, आप क्या करो, दोबारा से आपको इसके मोल निकालने की जरूरत नहीं होगी। जितना मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का है उसको एक में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.1 कितना आ गया आपका 9.9 मोल ऑफ वाटर। उसके बाद क्या निकालोगे आप, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल आप बोल दो यहां से इसकी, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर हो गया, यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 9.9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हो गया, ऐसे 1.0 के इक्वल यहां से हो जाता है, या फिर आप इसको 10 मान लो। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 10 यहां पर हो जाते हैं। क्लियर है। तो अब क्या निकालना आपने, वाटर का यहाँ पर प्रेशर निकालना है। तो प्योर का कितना, इसका 760 है, इनटू टोटल मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, देखो तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आता है इसका 9.9 डिवाइड बाई 10। ओके, तो दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 752.4 टोर, ये आ जाता है वैसे वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर ऑफ वाटर। क्लियर है ना, ठीक है, बिल्कुल आसान था। आपने केवल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, ये देखना है क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है और उसको फॉर्मूले, ठीक है। पहले आप क्या लिखो, क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख दो, जो आपने निकालना उसके लिए फॉर्मूला लिखो, फिर आप क्वेश्चन के अंदर देखो कि क्या दिया है और क्या निकालना है। जो चीज यहाँ से मिसिंग होगी पहले आप उसको कैलकुलेट करो और देन आप क्या कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट आप आंसर पर यहाँ से जा सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और दूसरे स्टूडेंट का यहां से बेनिफिट हो जाए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है, इक्वल मास ऑफ मीथेन and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of the total pressure exerted by oxygen is, निकालो, 2 मिनट का टाइम आपको मिलता है। एक बार IIT मेंस 2007 का क्वेश्चन है ये, तो एक बार निकालो आप इसको, फिर देखते हैं इसको क्या क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो आई होप आपने कर लिया होगा ये। तो देखो इसके अंदर क्या दिया है, मीथेन और ऑक्सीजन को इक्वल मास के अंदर मिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर कितना होता है पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर का वैसे कोई यहाँ पर फंडा भी नहीं होगा। तो कहता है कि जितना टोटल प्रेशर होता है उसके अंदर से ऑक्सीजन का कितना पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो काफी डाटा काफी कम है इसके अंदर, फिर भी हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो लेट जो टोटल मास है या टोटल जो प्रेशर है वो कितना मान लिया आपने, P मान लिया। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मीथेन
इज ऑक्सीजन और मीथेन कितना मास उनका, मान लो कि आपने उसके कितना मास डाल रखा वहां पर, m ग्राम मास आपने उसका डाल रखा है। तो यहां से सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकाल दोगे, कितना होगा, गिवन मास m है तो मोलकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। उसके बाद आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, मीथेन का नंबर ऑफ मोल m/16 हो जाता है। किसके लिए निकालना आपने, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का ही निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, ये m से m कट जाता है तो कितना आ गया, ये आ जाता है 1/3 के इक्वल यहां पर ये आ जाता है। क्लियर है ना। तो उसके बाद आपने क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। टोटल प्रेशर कितना दिया है, P है, इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है 1/3। तो कितना है, टोटल प्रेशर का 1/3, टोटल प्रेशर का 1/3 पार्ट क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। टोटल जितना प्रेशर उसका 1/3 पार्ट किसका होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का होगा। क्लियर है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा डाटा इसके अंदर नहीं दिया था तो आपने लेट करके मान लिया इसका। ठीक है, मास हमने इसका मान लिया और टोटल प्रेशर P यहाँ पर मान लेते हैं। मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल निकालने। तो देखो 9 क्वेश्चन हो गए हैं। 9 क्वेश्चन के अंदर से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं फील हुआ होगा जो कि हमने किसी भी वीडियो के अंदर या जितना भी हमने सॉल्यूशन के अंदर करवाया है कि वहां से कुछ भी बाहर आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो, a 5.25% solution of a substance is isotonic। काफी इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर इन्होंने, आइसोटोनिक विद 1.5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 60 इन द सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल सेम। इफ द डेंसिटी ऑफ both the solution are assumed to be equal to 1.0 gram per centimeter cube, molar mass of substance will be। करो क्वेश्चन। आइसोटोनिक बोल रहे हैं तो आइसोटोनिक है तो मतलब क्या है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला π/CRT वाला फॉर्मूला यहाँ पर इसके अंदर यूज होगा। तो देखो आइसोटोनिक है तो मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है। देखो आइसोटोनिक मतलब कि π1 इज इक्वल टू π2 क्या है, एक दोनों के इक्वल है। अगर π1 किसके बराबर होगा, C1RT, π2 किसके इक्वल होगा, C2RT के इक्वल होगा। दोनों टर्म इक्वल तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या होगा, C1RT इज इक्वल टू C2RT। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो कट जाएंगी, क्या बचा आपके पास, C1 इज इक्वल टू C2। जो C1 जो है वो क्या है, ये कंसंट्रेशन है उस अननोन सब्सटेंस की जो जिसका मोलर मास आपने निकालना है। और ये C2 किसकी कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन है यहाँ पर यूरिया की। तो कंसंट्रेशन तो यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर तो केवल क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मोलैलिटी के अंदर लेके चलते थे हम, है ना,
किसके अंदर लेके चलते हैं यहाँ पर, मोलैलिटी के अंदर। तो मोलैलिटी या फिर मोलैलिटी आप तो कंसंट्रेशन को किसके अंदर लेंगे, यहाँ पर देखो 5.05% का मतलब क्या है कि गिवन जो सोल्यूशन आपके पास है उसके अंदर 5.25 ग्राम सोल्यूशन आपका 5.25 ग्राम आपका सब्सटेंस है। 1.5% का मतलब क्या है कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर आपका यूरिया कितना प्रेजेंट है, 1.5 प्रेजेंट है। ओके, तो देखो मास दोनों का इक्वल दे रखे इन्होंने, है ना। तो देखो कंसंट्रेशन C1 किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन C1 किसके लिए, अननोन की है, तो अननोन का मास कितना है 5.25 गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम V। यहां से नंबर ऑफ मोल निकल गया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ऐसे क्या आ गई, इसकी कंसंट्रेशन आ गई। सेम ऐसे ही कंसंट्रेशन C2, अब कंसंट्रेशन C2 कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास कितना है 1.5 है डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम V। तो देखो इसको हम काट देंगे, क्या बचा आपके पास 5.25 डिवाइड बाय m इनटू V इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय m इंटू V। अब मोलर मास यूरिया का तो दिया है, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना दिया है 60, तो इसकी वैल्यू तुम यहाँ पर 60 पुट कर देंगे। V से V कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, यहाँ पर m बच गया। तो m किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाता है यहाँ से 60 इंटू 5.25 डिवाइड बाय 1.5, इसके इक्वल यहाँ से हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 210 ग्राम मोल। तो अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कितना आया 210, क्लियर, कितना है वो 210। तो यहां पर जो देखने का, जो देखो हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई तो कीवर्ड देगा, तो कीवर्ड यहां पर क्या दिया इसने कि सॉल्यूशन कैसा आपका आइसोटोनिक है, मतलब कि π1 इज इक्वल टू π2 हो गया। टेम्परेचर भी क्या दिया इन्होंने, सेम दिया था, इसलिए RT से RT कैंसिल आउट हो, क्या बचा आपके पास C1 इज इक्वल टू C2। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू दोनों की निकाल ली, दोनों को हमने इक्वल रख दिया, तो यहां से क्या आ गया इसका मोलर मास आ जाता है। तो उतारो पूरे कॉपी पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, at 80 degree Celsius the vapor pressure of pure liquid A is 520 mm of Hg and pure liquid B is 1000 mm Hg. If the mixing solution of A and B boil at 80 degree Celsius and 1 atm pressure, 1 atm प्रेशर, ठीक है। जब बॉयल होता है तो उसका कितना प्रेशर हो जाता है 1 atm हो जाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ A in the mixer, निकाल लो, 2 मिनट का टाइम आपको मिलता है, जल्दी निकाल लो एक बार। हाँ, तो देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू कर गया
और वहां पर प्रेशर कितना था 1 atm, बट 1 atm किसके बराबर होता है 760 mm के इक्वल होता है, जो क्या बन गया इसका यहाँ से टोटल प्रेशर बन गया। ये आपको यहाँ से कुछ थोड़ा सा आइडिया अपने खुद भी लगाना होगा क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा आइडिया लगा दो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप चलता ही जाएगा। अब टोटल प्रेशर P टोटल किसके इक्वल होता है प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होता है ना। टोटल प्रेशर कितना है 760 है, A का प्योर फॉर्म के अंदर कितना प्रेशर है 520 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ पर मान लो XA है, प्लस B का कितना है 1000 mm है और मोल फ्रैक्शन कितना है इसका XB, बट हमें पता है XA प्लस XB अगर हम करते हैं तो किसके बराबर होगा ये 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से XA की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस XB के इक्वल होती है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे ताकि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ से निकाल सको। ये लो तो कितना हुआ 760 इज इक्वल टू 520 मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस 1000 माइनस 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसको इस साइड लेके आओ 760 माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या बचा 520 ऑफ XA माइनस 1000 X ऑफ A। अब 760 1000 में से 760 गए कितना बचा ये बच गया 240 माइनस में, ठीक है हाँ ठीक है बिल्कुल इज इक्वल टू इसमें से अगर ये गया तो कितना बचा 480 नंबर ऑफ मोल ऑफ A, माइनस से माइनस कट गया तो किसके इक्वल आ जाती है ऐसे टर्म आपकी XA जो था वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से ये आ जाता है 240 डिवाइड बाय 480 कितना हुआ ये आपका 1/2, तो नंबर ऑफ मोल कितना इसका 1/2 है, मतलब कि कितना प्रेजेंट वहां पर 50वां हिस्सा जो है आधा जो हिस्सा 50% जो 50 मोल जो होगी इसके होंगे यहाँ पर A के प्रेजेंट होंगे, मोल फ्रैक्शन से पता चल गया हमें, क्लियर है ना। ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। आप अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं सबको। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारी एक भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर आपको या फिर जहां से अगर आप सारी वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपका अगर मिस होता हो तो ठीक, क्योंकि पूरी डेडिकेशन के साथ हमने एक एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपके IIT नीट के जो क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह का क्वेश्चन हमने वीडियो के अंदर तैयार किया है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये, इफ सोडियम सल्फेट is considered to be completely dissociate into cation and anion in aqueous solution, the change in freezing point of water means delta TF when 0.0 mole of sodium sulfate is dissolved in 1 kg of water। और जहां पर KF की जो वैल्यू दी है KF इज इक्वल टू 1.86। तो आपने
डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। ओके, तो डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ के बाद साथ के साथ इसने यहाँ पर डिसोसिएशन वर्ड का नाम का यूज किया है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन यूज करता है तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं वन टू फैक्टर आई की जरूरत पड़ेगी, इनटू के एफ इंटू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया, के एफ भी दिया है, आई की वैल्यू नहीं दी, तो आई की वैल्यू अल्फा से निकालेंगे, अल्फा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शायद इसने दिया होगा, यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर नहीं दिया। अच्छा, एक मिनट, हम डायरेक्ट डेल्टा टी एफ निकाल देंगे, के एफ इंटू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। इसमें जो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन जो देशने क्या है यहाँ पर कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितना देशने 0.01 मोल दिया है, बट ऐसा नहीं होगा। इसने क्या यूज किया, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का यूज किया है, जो किसमें टूटेगा 2Na पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कि पहले कितना था, ये 0.01 मोल था, बट अब कितने मोल बन गए इसके अंदर, यहाँ पर ये टोटल 2 मोल बन गए। तो कितना, अब कंसंट्रेशन पहले के कंपैरेटिवली डबल हो जाती है, क्योंकि डिसोसिएट हो जाता है। ये भी एक पार्टिकल के रूप में काम करेगा, ये भी एक पार्टिकल की फॉर्म के अंदर ही काम करता है, इसलिए इसके टोटल मोल कितने हो गए 0.02 मोल यहाँ पर हो जाते हैं। तो m की वैल्यू आप यहाँ पर ये यूज करोगे तो कितना गया 1.86 इंटू 0.02, तो आंसर कितना आ जाता है इसका, ऐसे ये आ जाता है आपका 0.372 केल्विन। ये इसका यहाँ पर डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाती है कि टोटल जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर चेंज है कितना आएगा, वो 0.372 केल्विन चेंज आ जाता है। क्लियर है ना, बिल्कुल ही आसान था। यहाँ पर आपने केवल इतना देखना कि वो कैटायन एनायन के मतलब यहाँ से 2 पार्टिकल बनते हैं। ओके, अगर पहले कंसंट्रेशन 0.01 थी तो अब नई कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी 0.02 हो जाती है। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। The density of a solution prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is 1.15 ग्राम पर ml। तो आपने ऐसे निकालनी इसकी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ क्या निकालनी आपने यहाँ से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जो निकालना पहले उसका फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने ऐसे निकालनी है। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसके इक्वल होगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल देंगे क्योंकि गिवन मास दिया है, मोलर मास हमें पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन तो हम निकाल देंगे, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का हमें नहीं पता कि कितना है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना दिया है। डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास निकाल देंगे, सॉल्यूशन का टोटल मास निकाल देंगे, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां से आ जाएगा। तो लिखो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखो 120 ग्राम यूरिया आपने 1000 ग्राम वाटर के अंदर डाला है ना, 1000 ग्राम वाटर के अंदर आपने इसको डाला है, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका यहां से 1120 ग्राम। तो वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी वैल्यू कितनी है 1.15 इज इक्वल टू मास कितना है 1120 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितना आ जाता है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें कितना आ गया, ये आ गया 1120 डिवाइड बाय 1.15। तो रखो यहां पर फॉर्मूले के अंदर मोलैरिटी के अंदर रखो, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया, मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाता है 120/60।
ठीक है, काटने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही रख दिया करो, बाद में आसानी से कट जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई टर्म यूज नहीं करता एग्जामिनर जिसमें कि उसके यहाँ पर सॉल्व करने के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है। तो ये हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है 120/60 इंटू 1.15 डिवाइड बाई 1120। क्लियर है ना। तो काटो इसको, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 2 पर ये गया कितना, 2 छिके 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 0, 560। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करते कितना आता है, ये या तो 2.05 मोलरिटी। ठीक है, ये सोल्यूशन की मोलरिटी यहाँ पर आ जाती है, जो कि काफी आसान था। तो अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप बता सकते हो। तो ये थे टोटल 13 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस आपके जेईई मेंस 2002 से लेकर के 2019 तक आए हुए हैं। क्वेश्चन टोटल 29 आए थे, हमने यहाँ पर केवल 13 क्वेश्चन किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पैटर्न बिल्कुल ही सिमिलर था। वहां पर सोल्यूट सोलवेंट की अमाउंट चेंज हो गई, डेल्टा टीएफ डेल्टा बी की वैल्यू चेंज हो गई, बट जो करने का जो प्रोसेस जो था, जो करने का जो मेथड जो था वो क्या था, बिल्कुल सिमिलर था। तो इसलिए को टोटल 13 प्रकार के क्वेश्चन 2002 से लेकर 2019 तक आए हैं। वही 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करवा दिए काफी अच्छी तरह से। अगर आप यहाँ से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी आसानी से कर लेते हैं, तो इस यूनिट के अंदर से 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितने भी आते हैं उन क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।